पोप फ्रांसिसी का निधन हो गया है और इसके बाद चर्चा इस बात की कि अगला पोप कौन बनेगा। पोप फ्रांसिसी 88 वर्ष के थे जिनका निधन हो गया। वो अर्जेंटीना के रहने वाले थे और एक जेसुइट पादरी के रूप में चर्च की सेवा कर रहे थे। साल 2013 में उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का 266वां पोप चुना गया। खास बात यह थी कि वो बीते 1000 वर्षों में पहले गैर यूरोपीय पोप थे। इसी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि अगला पोप कौन बनेगा। क्या वो कोई एशिया का व्यक्ति होगा या फिर अफ्रीका का। सवाल यह है कि क्या वेटिकन की गद्दी एशिया या अफ्रीका के किसी चेहरे को मिल सकती है। क्या कोई भारतीय कार्डिनल भी रेस में है। जल्द ही वेटिकन की कॉन्क्लेव मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें अगला पोप चुना जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगला पोप कौन हो सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके दावेदार की रेस में कौन कौन है। पोप फ्रांसिसी के निधन के बाद अब अगला पोप कौन होगा, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। फिलीपींस के कार्डिनल लुइस टैंगल सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं, जबकि इटली के पिएत्रो पोरोलिन वेटिकन में अनुभव के चलते चर्चा में हैं। घाना के पीटर टकरसन सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और अफ्रीकी पोप बनने की दौड़ में हैं। हंगरी के पीटर एडो और इटली के एंजेलो स्कोला परंपरावादी चेहरों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब देखना होगा कि अगला पोप कौन बन सकता है। पोप का चुनाव कैसे होता है। कैमरलेंगो एक बैठक बुलाते हैं जिसमें 80 साल से कम उम्र के सभी कार्डिनल्स शामिल होंगे। यह पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है और वोट करने वाले कार्डिनल से गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है ताकि चुनाव में कोई दखल ना हो सके। कार्डिनल्स वोट करते हैं और 2/3 बहुमत पाने वाले पोप को दर्जा मिल जाता है। कार्डिनल चैपल यानी कि वो इमारत जहां मतदान चल रहा होता है, वहां से मतदान के दौरान काला धुआं निकलता है जो चुनाव के बाद सफेद धुएं में तब्दील हो जाता है। यही संकेत होता है कि नए पोप का चयन हो चुका है। सवाल है कि क्या कोई नॉन व्हाइट पोप भी हो सकता है। पोप के चुनाव में इस बार कुल 138 कार्डिनल्स हिस्सा लेंगे, जिनमें से 4 भारतीय हैं। बीते कुछ वर्षों में यह सवाल भी उठने लगा है कि भारत सहित एशिया या अफ्रीका के किसी व्यक्ति को रोम का सर्वोच्च पद क्यों नहीं मिल सकता। दोनों ही क्षेत्रों में कैथोलिक धर्म को मानने वाली आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा चीन को छोड़कर है। साल 2022 में यह संख्या 1.4 बिलियन तक पहुंच गई थी। वहीं यूरोप और अमेरिका में न केवल जनसंख्या कम हो रही है बल्कि लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। लगभग 1 दशक से पोप ऑफ कलर की मांग उठ रही है। हालांकि यह भी संभव नहीं दिखता क्योंकि पोप का चुनाव कार्डिनल्स के वोट से होता है और इसमें यूरोप के कार्डिनल्स की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में यूरोप का पलड़ा भारी माना जा रहा है। भारत से केवल 4 कार्डिनल्स हैं और अफ्रीका की स्थिति भी मिलती जुलती है। जब तक इन क्षेत्रों से कार्डिनल्स की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक गैर पश्चिमी पोप की संभावना कम रहेगी। इसकी दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि एशिया या अफ्रीका के कार्डिनल्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सीमित होता है, जबकि पोप के लिए वैश्विक प्रभाव वाला व्यक्तित्व होना जरूरी माना गया। सवाल आपके मन में यह भी होगा कि आखिर एशिया या अफ्रीका में जब इतने कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या है तो उनके कार्डिनल्स की संख्या क्यों कम पड़ जाती है। कार्डिनल्स का चयन योग्यता के आधार पर पोप करते हैं। मौजूदा पोप फ्रांसीसी 8वीं सदी के बाद पहले गैर यूरोपीय पोप थे। उनके कार्यकाल में यूरोप से बाहर के कार्डिनल्स की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन अब भी यूरोप का दबदबा कायम है। वेटिकन का मुख्यालय रोम में है, इसलिए यूरोपीय प्रभाव लंबे वक्त से वहां बना हुआ है। कई बार यह तर्क दिया गया कि एशिया और अफ्रीका में यूरोप से अधिक कैथोलिक हैं, इसके लिए उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि यह मुद्दा काफी जटिल है। वेटिकन चीन के कैथोलिक्स को शामिल नहीं करता क्योंकि वहां सरकार धर्म पर नियंत्रण रखती है और पोप को मान्यता नहीं देती। चीन में गुप्त चर्च भी सक्रिय है जो सीधे वेटिकन से जुड़े हैं और केवल इन्हें ही गिना जाता है। इसके अलावा चीन और वेटिकन के बीच ताइवान को लेकर भी राजनयिक विवाद है। वेटिकन दुनिया का इकलौता यूरोपीय देश है जो ताइवान को मान्यता देता है और इसी वजह से चीन उससे नाराज रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।